हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे जहां अरुणाचल में मिली हार के बाद चीन की नई चाल, तवांग में कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड की बड़ी तैनाती, नई तस्वीरों में सबसे बड़ा और नया खुलासा। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर धर्म परिवर्तन, मैदान पर नमाज और पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत पर पाकिस्तानी दानिश कनेरिया ने खोल दी पाकिस्तान की ही पोल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर दानिश कनेरिया ने सबसे बड़ा खुलासा किया है दोस्तों पाकिस्तान का। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां गाजा में सबसे बड़ा अब तक का हमला हुआ, इजराइल ने कर दिए 24 घंटे में 400 से भी ज्यादा हमले, जिसमें इतने से भी ज्यादा लोगों की हो गई मौत दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी ने कर दिया है बहुत बड़ी शिकायत दोस्तों। एक से एक जानकारी आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अरुणाचल में मिली हार के बाद चीन की नई चाल, तवांग में कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड की भारी तैनाती, नई तस्वीरों में नया खुलासा। बता दें, चीन से लंबे समय से जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र तवांग का दौरा किया। यहां उन्होंने दशहरा के अवसर पर सैनिकों के साथ शस्त्र पूजा की और अग्रिम चौकियों का दौरा किया। दशहरे पर रक्षा मंत्री की सीमा क्षेत्र की यात्रा का महत्वपूर्ण है। पिछले साल दिसंबर में भारतीय बलों ने तवांग सेक्टर के यांग तसे क्षेत्र में एक चीनी घुसपैठ को सफलता पूर्वक नाकामयाब कर दिया था। इसका श्रेय भारतीय सैनिकों की बेहतर सामरिक तैनाती, जैसे कि रिज लाइन पर कब्जा, बेहतर तैयारी, प्रभावी खुफिया जानकारी और क्षेत्र में मौजूदा चौकियों पर हर मौसम में तैनाती को दिया गया। इस बीच इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने उस घटना के कुछ ही महीने के भीतर ही अपने कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड को स्थानांतरित कर दिया था। वेबसाइट ने यह दावा वाणिज्यिक उपग्रह इमेजरी से मिली तस्वीरों के आधार पर किया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि पिछले सप्ताह जारी पेंटागन की रिपोर्ट में भी ऐसे ही खुलासे किए गए हैं। जो हमारी खबर को डेली देखते दोस्तों ने पता होगा कि पिछले हफ्ते पेंटागन ने एक रिपोर्ट जारी की थी चीन को लेकर LAC पर, जहाँ रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2022 में चीन ने LAC पर भारी संख्या में फौज की तैनाती की और 2023 में भी लगभग यही स्थिति रहने की आशंका है। लेकिन आपको बता दें, इंडिया टुडे द्वारा प्राप्त नवीनतम इमेजरी का विश्लेषण करते हुए भारत तिब्बत सीमा क्षेत्रों के पर्यवेक्षक एक बड़े रुझान की ओर इशारा करते हैं, जो इस क्षेत्र में देखे गए अन्य विकासों को जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जिस प्रकार से चीन ने नई चाल चली है और तवांग में कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड की तैनाती की है, इस पर दोस्तों अब देखना ये होगा कि भारत की मोदी सरकार क्या बड़ा एक्शन लेती है और भारत क्या तैयारी करती है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहाँ बेहतरीन खबर, पाकिस्तानी टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी, भारत के पड़ोसी की पोल खोलकर रख दी। धर्म परिवर्तन, मैदान पर नमाज और पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत पर दे दिया बड़ा बयान। बता दें, पाकिस्तान टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर दानिश कनेरिया को हिंदू होने के नाते अपने ही देश में काफी स्ट्रगल करना पड़ा है, ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की है। दानिश ने बताया कि पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कई बार उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया, मगर उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। 42 साल के दानिश कनेरिया ने आज तक से इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत, मैदान पर नमाज पढ़ने और धर्म परिवर्तन जैसे कई मुद्दों पर खुलकर बात की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील भी की है कि उन पर लगे बैन को हटाने में मदद करें। दानिश कनेरिया ने कहा, मुझे अपनी टीम में या PCB बोर्ड से कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मैं उनके रिकॉर्ड ना तोड़ दूं। पाकिस्तान में कोई हिंदू कभी किसी बड़े पद पर नहीं आया, मगर भारत में ऐसा नहीं है, वहाँ सभी धर्मों के लोग खेलते हैं। उन्होंने मेरी स्थिति बहुत बेकार कर दी थी, पर मुझे भगवान पर भरोसा था। शर्जिल खान ने मैच फिक्स किया और भी खिलाड़ियों ने ऐसा किया, सभी को वापस लाए, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने कहा, अखंड भारत के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक टूर्नामेंट में शमी को ट्रोल किया गया तो कोहली और बाकी खिलाड़ियों ने आगे आकर सपोर्ट किया। ऐसे में भारत और पाकिस्तान में बहुत अंतर है, सिर्फ शमी की बात नहीं है। इरफान पठान, यूसुफ पठान और अजहरुद्दीन भी थे। अजहरुद्दीन के साथ भी बहुत कुछ हुआ, पर सभी ने सपोर्ट किया। भारत में सभी धर्मों का सम्मान होता है, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर दानिश कनेरिया ने बयान दिया और खुद अपने ही देश यानी उन्होंने पाकिस्तान के ही पोल खोलकर रख दिया। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, लेकिन मेरा भारत महान कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां गाजा में अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल ने किए। 24 घंटे में 400 से भी ज्यादा हमले,
700 लोगों की हुई मौत। बता दें इजराइल और हमास के बीच जंग का यह 19वां दिन है। अब तक ताजा जानकारी के मुताबिक इस जंग में लगभग 6000 लोग मारे गए हैं। इस बीच इजराइल हमास पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। महज 24 घंटे में इजराइल ने गाजा में 700 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से बताया है कि 24 घंटे के बीच इजराइल ने 400 से अधिक हवाई हमले किए। इनमें 704 लोग मारे गए। यह आंकड़ा जंग शुरू के बाद से एक दिन में मारे गए लोगों के हिसाब से सबसे अधिक है। जी हां, इजराइल ने खुद माना है कि उसने एक दिन में 400 हवाई हमले किए हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से सिर्फ 47 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है। लेकिन गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि 700 से अधिक लोग मारे गए। बहरहाल दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां चुनाव से पहले इमरान खान ने वीडियो जारी कर नवाज शरीफ को दिया ओपन चैलेंज। कहा जहां से वो लड़ेंगे मैं भी वहीं से लड़ूंगा। जी हां, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने नवाज शरीफ को चुनौती देते हुए कहा है कि वो आगामी चुनाव में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नवाज शरीफ किस क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इमरान खान की चुनौती उनके एक्स हैंडल से पोस्ट किए गए एक वीडियो के रूप में आई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल बाद लंदन से पाकिस्तान लौटे हैं। ऐसे में इमरान खान ने अपनी वीडियो में कहा है कि नवाज शरीफ इंतजार कर रहे थे कि एक बार मुझे जेल भेज दिया जाए और पीटीआई को खत्म कर दिया जाए। नवाज एंड कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सभी मामले पहले ही बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि नवाज चुनाव में जाने से पहले ये समान अवसर चाहते थे। मैं नवाज द्वारा चुने गए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा और मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि मैं उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी कैंपेन भी नहीं करूंगा। मैं आपको पाकिस्तानी लोगों की भावनाओं के बारे में बताऊंगा। चुनाव में उन्हें एहसास हो जाएगा ये देश बदल चुका है। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से इमरान खान ने ये ओपन चैलेंज दिया है नवाज शरीफ को, क्या लगता है आपको, क्या वो खड़े उतरेंगे? क्या पाकिस्तान की मैक्सिमम जनता इमरान खान के सपोर्ट में आएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए फिर शुरू कर दी वीजा सर्विस। केवल इन लोगों को मिलेगी सुविधा। जी हां, भारत ने बढ़ती नरमी, चुनिंदा श्रेणियों में जारी होगा कनाडा के लोगों को वीजा। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की कथित हत्या को लेकर कनाडा ने भारत को दोषी ठहराया था। कनाडा के इस आरोप को भारत ने सिरे से नकार दिया और इस बयान को बेबुनियाद बताया। तब से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ चुका है। कनाडाई लोगों के लिए भारत की तरफ से वीजा निलंबित कर दिया गया था। अब भारत ने वीजा के शर्तों में थोड़ी नरमी बरती है। भारत ने चुनिंदा श्रेणियों के लिए कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है। कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया है कि 26 अक्टूबर 2023 से चुनिंदा श्रेणियों के लिए वीजा सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा शामिल होंगे। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इस बात के संकेत दिए थे कि भारत कनाडा के लोगों के लिए वीजा कर सकता है। विदेश मंत्री ने कहा था कि अगर भारत को कनाडा में अपने राजनयिकों की सुरक्षा में प्रगति दिखती है तो वो कनाडा के लोगों के लिए जल्द ही वीजा सर्विस शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के जरिए कुछ हफ्ते वीजा सर्विस को टेम्परेरी रूप से रोका गया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर, अगर मोदी और जिनपिंग मिल गए तो पानी भी नहीं मांग पाएगा कनाडा। दरअसल भारत और कनाडा के संबंध इस समय बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। वीजा जारी कर दिया गया है भारत के द्वारा, वो अलग बात है, लेकिन कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के बेबुनियाद आरोपों के बाद भारत ने बेहद सख्त रूप से अपनाते हुए ओटावा के खिलाफ कई कदम उठाए थे। हालांकि कनाडा की मुश्किलें अब भी कम होती दिखाई नहीं दे रही है। अब चीन भी कनाडा को आंखें दिखा रहा है। बीजिंग ने ओटावा से तथ्य और सच्चाई के सिद्धांतों को बनाए रखने और चीन के खिलाफ झूठे प्रचार पर रोक लगाने को कहा है। चीन ने कनाडा को ऐसे समय में फटकार लगाई है जब भारत ओटावा के खिलाफ एक बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है। भारत एफएटीएफ में कनाडा के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कर सकता है। बता दें कि एफएटीएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद की फंडिंग जैसे मुद्दों पर नजर रखती है। यदि कोई देश इसके द्वारा निर्धारित किसी भी पैरामीटर का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो एफएटीएफ उस देश पर विभिन्न प्रतिबंध लगाता है। बीजिंग में मीडिया को संबोधित करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने चिंता जताई कि इस तरह की गलत सूचनाओं से दोनों देशों के बीच रिश्ते और तनावपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अगर भारत और चीन अगर मिल जाए तो कनाडा पानी तक नहीं मांग पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी उसकी हाल हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने ही उस पर नरमी दिखाते हुए कुछ मामलों में ढील दे दी है दोस्तों, जैसा कि वीजा को लेकर दिया है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या भारत ने सही डिसीजन लिया? आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। चलता अगली खबर की तरफ, जहां भारत का दुश्मन चीन बढ़ा रहा परमाणु हथियार। दोस्त रशिया ने कर दिया खुलेआम समर्थन का ऐलान, बढ़ गया खतरा। जी हाँ, चीन लगातार परमाणु हथियारों का विकास कर रहा है। रशिया के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने बुधवार को कहा है कि वो चीन के परमाणु हथियार
अधिकारों के विकास को लेकर चिंतित नहीं है। क्रेमलिन ने बीजिंग के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी और चीन के खुद की रक्षा करने के अधिकार पर प्रकाश डाला। पेंटागन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी पहली परमाणु संचालित गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया है, जो इसे समुद्र और जमीन पर हमला करने की क्षमता देता है। पहले अमेरिका और रशिया के पास ही ये क्षमता मौजूद थी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा कि हमें इससे कोई चिंता नहीं है, हमारे संबंध एडवांस रणनीतिक साझेदारी वाले हैं, हमारी राजनीतिक और आर्थिक बातचीत सबसे एडवांस स्टेज में है। उन्होंने आगे कहा कि चीन को क्षेत्र में पहले से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वो वही कदम उठा रहा है जिसे वो उचित समझता है, ये उसका पूर्ण अधिकार है। रशिया में संसद के ऊपरी सदन ने बुधवार को वैश्विक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के अनुमोदन को रद्द कर दिया। मॉस्को ने इसे अमेरिका के साथ समानता स्थापित करने का एक कदम बताया। फेडरेशन काउंसिल ने समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंधित संधि यानी सीटीबीटी के अनुमोदन को रद्द करने वाले विधेयक को पारित किया। अब इस विधेयक को अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास भेजा जाएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत के साथ हर समझौते की करेंगे समीक्षा, भारतीय सेना को जाना ही होगा। जी हां, चीन के सुर में बोले मालदीव के नए राष्ट्रपति। बता दें, मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने एक बार फिर भारत के लिए तल्ख लहजे में बात की है। भारतीय सैनिकों को अपने देश से जाने के लिए कहने के बाद मुइजू ने दोनों मुल्कों के रिश्तों पर भी फिर से सोचने की बात कही है। मुइजू ने कहा कि भारत के साथ बातचीत यानी बीते सालों में हुए समझौतों की वो फिर से समीक्षा करेंगे। मालदीव लंबे समय से भारत के प्रभाव में रहा है, ऐसे में मुइजू का यह रुख भारत और मालदीव के बीच तनाव पैदा करने वाला होगा। मुइजू के बयान उनके चुनाव प्रचार के दौरान सही भारत के खिलाफ और चीन की ओर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में उनकी ओर से ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिनसे भारत मालदीव के रिश्तों में दूरी आ सकती है। मालदीव में बीते महीने हुए चुनाव में डॉक्टर मोहम्मद मुइजू ने राष्ट्रपति पद के लिए जीत हासिल की है। इस महीने नवंबर के अंत में मुइजू राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से मुइजू अपने बयान दे रहे दोस्तों भारत के खिलाफ, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फुल सपोर्ट मिल रहा है उनको चाइना का, और पूरे तरीके से वो चीन को सपोर्ट कर रहे हैं और भारत की एक भी नहीं सुनने वाले, ऐसा लग रहा है। इस पर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। क्या आपको भी यही लगता है दोस्तों कि चाइना इसके पीछे पूरे तरीके से लगा हुआ है? चलते अगली खबर की तरफ, जहां एर्दोगन ने रद्द कर दी इजराइल की यात्रा। कहा हमास आतंकवादी समूह नहीं है, वे मुजाहिदीन अपनी जमीन बचा रहे हैं। जी हाँ, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुए अब 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय हो चुका है। हमलों में मौतों का आंकड़ा 7,000 के पार चला गया है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने आतंकी संगठन हमास की वकालत की है। राष्ट्रपति ने संसद में अपनी पार्टी के गुट के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए इजराइल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इजरायली जवान गाजा में निर्दोषों को मार रहे हैं। हमास आतंकी समूह नहीं है, वे अपनी भूमि की रक्षा करने वाले मुजाहिदीन हैं। बता दें कि इसी के साथ एर्दोगन ने इजराइल की अपनी यात्रा भी रद्द कर दी है। गौरतलब है कि यह संघर्ष रुकने की बजाय और तेज होता जा रहा है। इजराइल गाजा पर जमीनी हमला भी करने के लिए तैयार है। इस दौरान एर्दोगन ने कहा कि इजराइल पश्चिम के साथ साथ हमास को भी एक आतंकवादी संगठन के रूप में देख सकता है। पश्चिम आपका बहुत आभारी है, लेकिन तुर्की आपका तनिक भी ऋणी नहीं है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एर्दोगन ने कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है, ये मुजाहिदीनों का एक समूह है, वे अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं। हमास देशभक्त संगठन है जो अपने क्षेत्र और लोगों की रक्षा करता है। चलते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां यूनाइटेड नेशन चीफ गुतारेस पर भड़का इजराइल आतंकवाद के साथ खड़ा होने का लगाया आरोप, कर दी इस्तीफे की मांग। बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस की इस टिप्पणी पर इजरायली अधिकारी बुधवार को नाराज हो गए। दक्षिणी इजराइल पर हमास का घातक हमला अकारण नहीं हुआ। इजरायली अधिकारियों ने इसे आतंकवाद को न्यायोचित ठहराना करार दिया। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने गुतारेस के साथ एक पूर्व निर्धारित बैठक रद्द कर दी, जबकि इजराइल के यहूदी नरसंहार स्मारक याद वाशेम की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख परीक्षा में विफल रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों यूनाइटेड चीफ गुतारेस का बयान आया है। गुतारेस ने क्लियर कहा है कि मेरी बातों का गलत मतलब निकाला जा रहा है, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां अर्थव्यवस्था को मारा लकवा तो अकल आई, चीन को अमेरिका संग दोस्ती को तैयार हो गए शी जिनपिंग। अब कह दी ये बड़ी बात। दरअसल अमेरिका संग संबंधों को लेकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में कहा कि पारस्परिक प्रगति के लिए अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जी हां, मंगलवार को न्यूयॉर्क में आयोजित अमेरिका चीन संबंधों पर राष्ट्रीय समिति के भव्य रात्रि भोज में भेजे गए अपने संदेश में शी जिनपिंग ने यह बात कही। जी हां, जिनपिंग ने विश्व शांति और विकास पर अमेरिका चीन संबंधों के प्रभाव का हवाला देते हुए कहा कि बीजिंग वॉशिंगटन के साथ काम करने, मतभेदों को दूर करने और एक दूसरे की प्रगति में योगदान देने के लिए तैयार है। चीन की सरकारी मीडिया एजेंसी शिन्हुआ ने बुधवार
बुधवार को कहा कि दोनों देश प्रगति और आम समृद्धि पर जोर दे रहे हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन परस्पर सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विन विन कॉर्पोरेशन के 3 सिद्धांतों के आधार पर अमेरिका के साथ काम करने को इच्छुक है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां अमेरिका में 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को मिला सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार, जो बाइडेन ने किया सम्मानित। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया। जिन वैज्ञानिकों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया उनमें नाम अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश है। इस मौके पर व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति ने कई अमेरिकियों को राष्ट्रीय विज्ञान पदक और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और इनोवेशन मेडल से सम्मानित किया, जिन्होंने हमारे देश की भलाई के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में अनुकरणीय उपलब्धियां हासिल की है। ऐसे में आप लोग भी भारतीय इन दोनों वैज्ञानिकों को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा। चलता अगली खबर की तरफ जहां चीन के दम पर भारत के चंद्रयान से बराबरी करने चला पाकिस्तान, उधार के रॉकेट में बैठकर चांद पर जाने की तैयारी। बता दें, भारत ने अगस्त में अंतरिक्ष में एक नई कामयाबी हासिल की। भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। इसके बाद भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया, वहीं इस क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश बन गया। इस मिशन की कामयाबी के बाद से ही पाकिस्तान जल भुन गया। 2019 में चंद्रयान 2 के फेल होने पर खुशी मनाने वाली पाकिस्तानी आवाम ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर अपनी सरकार को घेर लिया। इसके बाद अब पाकिस्तान ने भारत को टक्कर देने का एक नया तरीका खोजा है। पाकिस्तान अब चीन के कंधों पर बैठकर अंतरिक्ष में जाने वाला है। चीन चांद पर 2030 के दशक तक बेस बनाना चाहता है। इस प्रोजेक्ट का नाम इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन यानी ILRS है। इसमें 7 देश शामिल है। पाकिस्तान और बेलारूस अब इसमें शामिल होने वाले दूसरे सबसे नए देश बन गए हैं। बेलारूस ने सोमवार को ILRS में शामिल होने का ऐलान किया, वहीं पाकिस्तान पिछले सप्ताह इसमें शामिल हुआ। ILRS में चीन, रशिया, बेलारूस, पाकिस्तान, अजरबैजान, वेनेजुएला और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। चीन और रशिया को छोड़कर बाकी देशों का अंतरिक्ष में कोई योगदान नहीं है, लेकिन तकनीकी योगदान में चीन को दिलचस्पी है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में अगर आप भी मानते हैं कि चीन के दम पर भारत के चंद्रयान से बराबरी एक बार को पाकिस्तान कर भी ले, तो वो बराबरी नहीं हो पाएगी जो भारत ने अकेले कर दिखा दिया है। दोस्तों ऐसे में आप भी अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलता अगली खबर की तरफ जहां भारत को मिलने वाला है बेहद खतरनाक ड्रोन, पलक झपकते ही दुश्मन का कर देगा खात्मा। जी हाँ, भारतीय सेना लगातार उन ड्रोनों को घातक बनाने में जुटी है जिसका इस्तेमाल भविष्य के युद्ध में हो सकता है। सेना इन्हें हर मौसम के साथ साथ चीन और पाकिस्तान से लगती हर सीमा पर परीक्षण करके इसकी खूबियों को भी जांच हो रही है। कुछ ड्रोन देश के अंदर बनाए जा रहे हैं। भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ सुसाइड ड्रोन आधुनिक लेटेस्ट स्टोन है जो पलक झपकते ही करेगा दुश्मन का काम तमाम। ये 30 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। जी हाँ, भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ सुसाइड ड्रोन अत्यंत आधुनिक लेटेस्ट स्टोन है जो पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर सकता है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको बड़ी खबर बता दें जहां श्रीलंका पहुंचा चीन का जासूसी जहाज शियान 6 ड्रैगन, बताता है रिसर्च पोत। भारत और अमेरिका की बढ़ गई टेंशन। दरअसल श्रीलंका ने बुधवार को पुष्टि की थी कि चीन के शियान 6 जहाज को कोलंबो बंदरगाह पर खड़ा करने की इजाजत दी गई थी। अब रिपोर्ट आ रही है कि यह जहाज कोलंबो बंदरगाह पर पहुंच गया है। कथित तौर पर यह चीन का एक रिसर्च जहाज है। इससे पहले स्पेस क्राफ्ट ट्रैकिंग पोत युआन वांग 5 पिछले साल कोलंबो बंदरगाह पर आया था। इसने नई दिल्ली, श्रीलंका और चीन के बीच तनाव पैदा कर दिया था। अब तब भारत ने चिंता जताई थी कि चीन इस जहाज के जरिए बिजली संयंत्र और परमाणु ऊर्जा फैसिलिटी की जासूसी कर रहा है। चीन के मीडिया के मुताबिक उनका शियान 6 एक अनुसंधान पोत है, लेकिन इसका भारत के करीब तक आना चिंता बढ़ाने वाला है। भारत हमेशा हिंद महासागर क्षेत्र को अपने प्रभाव वाला इलाका मानता है। चीन की श्रीलंका में मौजूदगी पर भारत को हमेशा संदेह रहा है। चीन के जहाज के आने की पुष्टि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने की, जिन्होंने कहा कि शियान 6 को कोलंबो में रुकने के लिए अनुमति मिल गई है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां पर प्रियंका गांधी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में की शिकायत, कहा धार्मिक भावनाओं का कर रही है इस्तेमाल। जी हां, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ने बुधवार को कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पर राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान झूठे दावे करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी धार्मिक आस्था का उल्लेख करने का आरोप लगाया और निर्वाचन आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अर्जुन राम मेघवाल तथा पार्टी नेता अनिल बलूनी और ओम पाठक सहित भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस महासचिव के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए निर्वाचन आयोग को एक शिकायत सौंपी। भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा है कि वाड्रा ने 20 अक्टूबर को दौसा में एक जनसभा में कहा था कि उन्होंने टीवी पर देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक मंदिर में दिए गए दान का एक लिफाफा खोला गया तो उसमें केवल 21 रुपए थे। भाजपा के अनुसार प्रियंका ने कहा कि उन्होंने खबर देखी है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि
ये दावा सही है या नहीं। इसके बाद उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि भाजपा जनता को लिफाफे दिखाती है लेकिन चुनाव के बाद उनमें कुछ नहीं मिलता। भाजपा ने अपनी शिकायत में उनकी टिप्पणी का एक वीडियो भी शामिल किया है। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब ऐसे में दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां आजम खान के बाद मुख्तार अंसारी पर नजर। मर्डर कांड में आज आ रहा है फैसला। जी हां, मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में गुरुवार 26 अक्टूबर को गाजीपुर की MP MLA कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होगा। 2009 में हुई हत्या और हत्या के प्रयास के एक मामले पर सभी की निगाहें कोर्ट की ओर टिकी हुई है। आपको बताते चले कि साल 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी। 2009 में ही मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज करवाया था। इन दोनों मामलों को मिलाकर कानूनी जांच आगे बढ़ी। फिर 2010 में गैंग चाट और करंडा थाने में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था। चलते अगली खबर की तरफ, जहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बोले, ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना मेरा सौभाग्य। जी हां, राम मंदिर को लेकर हो गया ये फाइनल। 22 जनवरी को अपने घर में विराजेंगे राम लला। PM मोदी की मौजूदगी में होगी प्राण प्रतिष्ठा। बता दें, अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर PM मोदी भी मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्यों ने कल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, जिसे PM मोदी ने स्वीकार किया है। तो वहीं PM मोदी ने कहा कि आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। जय श्री राम। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते PM मोदी को वाकई में जाना चाहिए और आप भी दोस्तों श्री राम जी के मंदिर के लिए बड़े ही खुश है, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह जी से की मुलाकात। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। बता दें, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मुलाकात को सार्थक चर्चा बताया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि यह मुलाकात बहुत सार्थक रही। पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी बनाने की घोषणा की थी और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन कर दिया था। साथ ही साथ दोस्तों, ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। और यहाँ तक